वेलकम। स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल में केमिस्ट्री बाय पंकज जायसवाल। मैं पंकज जायसवाल। आज हम लोग लेसन 3 क्लास 11th का लेसन 3 आपकी केमिस्ट्री बुक में थर्ड लेसन है, तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण। मतलब तत्वों को किस प्रकार से हम क्लासिफाई कर सकते हैं, किस प्रकार से हम बांट सकते हैं, किस प्रकार से उनका क्लासिफिकेशन हो सकता है। तो क्लासिफिकेशन के लिए देखिए, शुरुआत से अगर बात करें तो प्रारंभ में बहुत कम तत्व थे। जब कम तत्व थे 10, 20, 30, 35, 40 भी, तो तत्वों को जो वैज्ञानिक थे जिन्होंने उसकी खोज की थी तत्वों की, वो उनकी सारी प्रॉपर्टीज के बारे में बताते थे कि ये इनके ये गुण है, इनके ये भौतिक गुण है, ये रासायनिक गुण है। इस तरह से तत्वों को जो है उनके बहुत गुणधर्मों के आधार पर याद रखा जाता था। लेकिन जब तत्वों की खोज 40, 45, 50, 70, 80, 90 तक पहुंच गई, मतलब बहुत ज्यादा तत्व खोजे जाने लगे, तो तत्वों के सभी गुणधर्म, एक एक तत्व के सारे गुणधर्मों को याद कर पाना बड़ा मुश्किल काम था। भाई कितने तत्व हम याद करेंगे, है ना। और एक दो गुण हो तो ठीक भी है, बहुत सारे गुण थे, ठीक। तो तत्वों के उनके गुणधर्मों के आधार पर याद कर पाना बड़ा मुश्किल होने लगा। तो ये प्रयास किया जाने लगा कुछ साइंटिस्टों द्वारा कि क्यों ना ऐसा करें कि सभी के गुणधर्म जब मिलाए गए तो देखे गए कि गुणधर्म तत्वों के मिलते जुलते भी हैं, है ना। तो ऐसा किया जाए कि कुछ ऐसा सिस्टम बनाया जाए कि तत्वों को एक ग्रुप में क्लासिफाई कर लें, एक ग्रुप में वर्गीकृत कर लें, ताकि उस ग्रुप के बारे में जो सारी जानकारी हम इकट्ठा कर लें, तो उस ग्रुप में जितने भी तत्व हैं सबकी जानकारी हमें प्राप्त हो जाए। तो इस तरह प्रयास किया जाने लगा। तो उस प्रयास में सबसे पहला प्रयास जो था डोबेराइनर ने किया। किसने किया? डोबेराइनर ने 1817 में प्रयास किया तत्वों को वर्गीकृत करने का। मतलब इससे पहले भी प्रयास हुए तत्वों को वर्गीकृत करने के, लेकिन इन्होंने एक सिस्टमैटिक तरीके से प्रयास किया और इन्होंने क्या बनाया? तत्वों का त्रिक बनाया। तत्वों का त्रिक। अब ये क्या होता है? त्रिक मतलब ट्रियाड, TRIAD, ट्रियाड। इसका मतलब यह है कि इन्होंने तत्वों को कुछ इस तरह से व्यवस्थित किया, तीन तत्वों को, एक ग्रुप में तीन तत्वों को इस तरह से व्यवस्थित किया कि पहले और तीसरे तत्व के परमाणु भार का अगर औसत निकाला जाए तो वो बीच वाले तत्व के परमाणु भार के लगभग बराबर होता था, है ना। पहले ये तत्व A है, ये तत्व B है, ये तत्व C है। इसका परमाणु भार इसका X है, इसका Y है। तो औसत क्या होगा? औसत परमाणु भार क्या होगा? X और Y को जोड़ दें और 2 से भाग दें। भाई जितनी चीजों को, औसत का मतलब क्या होता है? जैसे 3 चीजों को जोड़ा तो 3 से भाग दे दीजिए, 4 चीजों को जोड़ा तो 4 से भाग दे दीजिए। तो 2 परमाणु भार आपने जोड़े तो 2 से भाग दे दीजिए, औसत आएगा। तो ये जो औसत आया, ये बीच वाले तत्व का परमाणु भार होना चाहिए, इस नियम के अनुसार, डोबेराइनर के ट्रियाड के अनुसार, है ना। जैसे कई सारे तत्व हैं, जैसे देखिए क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन लगभग मिलने चाहिए, कोई जरूरी नहीं कि एग्जैक्टली मिले, है ना। ये 35.5 और ये 127। निकालिए जरा औसत निकालिए। 35.5 और 127/2 जोड़ लीजिए। ये 0.5 रहेगा, ये 7, 5, 12 का 2 और 2, 3, 5 और 1, 6 और 1/2, है ना। 2 अट्ठे 16, 2 एकम 2, 2 5 आएगा।
ठीक। तो ये 81.25 औसत आया और ब्रोमीन का परमाणु भार होता है 80 के लगभग। तो ट्रायड बन गया, है ना। ऐसे देखें, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम का देखें, ये पहला ट्रायड, ये दूसरा ट्रायड। कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम का देखें, कैल्शियम का परमाणु भार होता है 40, बेरियम का 137.4। तो औसत क्या आएगा, 40 प्लस 137.4 बटे 2। पहले जोड़ लें, ये 4, ये 7, ये 4 3 7, 177/2। औसत निकाल लें, 2 अट्ठे 16, 2 अट्ठे 16 और 2 सत्ते 14, है ना। तो कितना आया, 88.7 और इसका 87.6 होता है ना। तीसरा भी ट्रायड बनाना चाहे बना लें। देखें, सोडियम, पोटेशियम, रूबियम, है ना। इसमें इसका भी, या इसको छोड़े, ठीक इतना ही सही। लेकिन एक समस्या थी इस तरह के ट्रायड में, है ना। इसको आगे बढ़ाते हैं क्योंकि कितना बनाएंगे। इस ट्रायड में ये समस्या थी कि ये 3 से ज्यादा ट्रायड नहीं बना पाए। जो ट्रायड ये बना पाए, जो त्रिक बना पाए तत्वों का, वो वर्गीकृत करने का प्रयास किया, लेकिन ज्यादा बहुत दूर तक नहीं जा पाए। भाई 9-10 तत्वों को ही वर्गीकृत कर पाए इस तरह से। उसके बाद इसको ये इस तरह के ट्रायड को बनाने में असमर्थ हो गए। तो इस तरह से ये जब आगे बन ही नहीं पाया तो ये फेल हो गया। तो डोबराइनर का जो त्रिक था, तत्वों का त्रिक, वो सिद्धांत फेल हो गया। उसके बाद 1864 में दूसरे वैज्ञानिक आए जिनका नाम था न्यूलैंड, है ना। न्यूलैंड ने अष्टक नियम दिया। अष्टक नियम, बड़े कमाल कमाल के नियम आए। न्यूलैंड ने अष्टक नियम में क्या बताया कि जैसे संगीत के 7 स्वर होते हैं, कौन से होते हैं, सा, रे, गा, मा, पा, ध, नी। 1 2 3 4 5 6 7। अब ये आप संगीत के स्वर अगर पढ़ेंगे तो सा, रे, गा, मा, पा, धा, नी, फिर सा आ जाता है ना। मतलब नी के बाद फिर सा आ जाता है। तो वैसे न्यूलैंड ने बताया कि अगर तत्वों को उनके परमाणु भार के बढ़ते क्रम में रखें तो हर 7वें तत्व के बाद जो 8वां तत्व आएगा वो पहले तत्व से उसके गुणधर्म समान होंगे। जैसे लिथियम, है ना, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। अब देखो 1 2 3 4 5 6 7 बढ़ते हुए परमाणु भार के क्रम में रखा। 7वें के बाद जो 8वां तत्व आएगा सोडियम, उसके गुण लिथियम के गुण से समानता प्रदर्शित करेंगे। मैग्नीशियम, है ना, मैग्नीशियम के बाद एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, क्लोरीन के बाद पोटेशियम, पोटेशियम बाद कैल्शियम। लेकिन अब प्रॉब्लम आ गई, यहां तक तो बन गया। अब यहां से देखें, यहां पे आप कोई भी तत्व लें। जैसे ये पहला तत्व आपने यहां से गिनना शुरू किया, 7 तत्व हो गए। 8वें तत्व की प्रॉपर्टी सेम है, इनके गुणधर्म में समानता है। ऐसे यहां से गिनना शुरू करो, 1 2 3 4 5 6, ये 7, ये 8। तो पहले और 8वें तत्वों के गुणों में समानता है। लेकिन प्रॉब्लम क्या आई कि इस तरह से कैल्शियम तक तो इन्होंने बना लिया, लेकिन कैल्शियम के बाद इस तरह का वर्गीकरण करने में असमर्थ हो गए, क्योंकि कैल्शियम के बाद आता है स्कैंडियम, और स्कैंडियम की प्रॉपर्टी एल्युमिनियम की प्रॉपर्टी से बिल्कुल भी मैच नहीं करती। तो इस तरह से न्यूलैंड का अष्टक नियम भी फेल हो गया। उसके बाद एक तीसरे साइंटिस्ट आए, लोथर मेयर। लोथर मेयर,
इन्होंने पहली बार तत्व के भौतिक गुणों की बात की। भौतिक गुण, और वो भौतिक गुण था परमाणु आयतन। परमाणु आयतन की गणना की। किसने गणना की? लोथर मेयर ने। सभी तत्वों, जितने भी ज्ञात तत्व थे, सबके परमाणु आयतन की गणना की। कैसे की भाई? घनत्व बराबर क्या होता है? घनत्व बराबर होता है द्रव्यमान बटे आयतन। तो आयतन बराबर क्या होगा? परमाणु भार, ये तो पता ही था सबको, बटे घनत्व। परमाणु भार को, तत्वों के परमाणु भार को उसके घनत्व से भाग दे दिया, तो परमाणु आयतन आ गया। अब जो परमाणु आयतन इन्होंने ज्ञात किया, उस परमाणु आयतन और परमाणु भार के बीच इन्होंने बहुत सभी तत्वों के लिए ग्राफ बनाए। परमाणु तत्वों के परमाणु भार तथा परमाणु आयतन के मध्य ग्राफ बनाया। अब देखो, इस ग्राफ से क्या समझाने का प्रयास किया इन्होंने। मैं आपको थोड़ा सा एक जनरल आइडिया दे दूं ग्राफ का। जैसे हमने ये ग्राफ बनाया, परमाणु आयतन और परमाणु भार। अब इनके ग्राफ में आप देखेंगे तो इस तरह से ऐसे ऐसे लाइंस आपको मिलेंगी, ऐसे ऐसे ग्राफ मिलेगा, चढ़ता हुआ उतरता हुआ। ये एक ऐसा मैं बना दे रहा हूं। एग्जैक्ट नहीं है, ऐसे ही ग्राफ बनाया, ऐसे ही ग्राफ कुछ मिला इनको। अब इस ग्राफ में इन्होंने क्या बताया? इस ग्राफ में इन्होंने बताया कि देखिए, ग्राफ के समान स्थानों पे, जैसे ये असेंडिंग पॉइंट पे जो तत्व मिले, जैसे जो ग्राफ ऊपर की तरफ चढ़ रहा है जहां पे भी, तो असेंडिंग पॉइंट पे, यानी कि ग्राफ जहां से चढ़ रहा है, उन बिंदुओं पर जो तत्व मिले उनके गुणधर्म समान थे। ग्राफ जहां से उतर रहा है, उन बिंदुओं पे जो तत्व मिले उनके तत्व समान थे, है ना। ये मैं ए से दर्शा दे रहा हूं, मतलब इन तत्वों के गुणधर्म समान थे। उतरते हुए बिंदुओं पर तत्वों के गुणधर्म समान थे। ग्राफ के बिल्कुल पीक पॉइंट पे जो तत्व थे उनके गुणधर्म समान थे। तो ऐसे ही इस ग्राफ में समान गुणधर्म वाले समान गुणधर्म वाले तत्व समान स्थानों पर पाए गए, लेकिन बहुत ज्यादा नहीं। क्षारीय धातुएं मिली, क्षारीय मृदा धातुएं मिली, हैलोजन मिले, लेकिन सभी तत्व नहीं मिल पाए। और इसी आधार पर पहली बार लोथर मेयर ने बताया था कि तत्वों के भौतिक गुण, तत्वों के परमाणु आयतन क्या था? भौतिक गुण। तो तत्वों के भौतिक गुण तत्वों के परमाणु भारों के आवर्ती फलन होते हैं। क्या बताया? तत्वों के भौतिक गुण उनके परमाणु भारों के आवर्ती फलन होते हैं। यानी तत्वों को बढ़ते हुए परमाणु भार के क्रम में रखा जाए तो उनके भौतिक गुण एक निश्चित अंतराल के बाद रिपीट होते हैं, पुनरावृत्ति करते हैं, है ना। इस चीज को मेंडलीफ ने ज्यादा अच्छे से क्लियर किया। तो इन्होंने ये भौतिक गुण मतलब काफी हद तक इन्होंने वर्गीकरण तक पहुंचने का प्रयास किया, है ना, और काफी अच्छा वर्गीकरण भी बनाया, लेकिन बहुत ज्यादा तत्वों को इस तरह से क्लासिफाई ये नहीं कर पाए।
तो इनके बाद अगले वैज्ञानिक आए जिसे हम कहते हैं मेंडलीफ। मेंडलीफ ने 1869 में मेंडलीफ का आवर्त नियम 1869 में इन्होंने लोथर मेयर के जो ग्राफ था, लोथर मेयर का जो नियम था, उसी की थोड़ी सी सहायता ली और उसी को और बड़े रूप में प्रदर्शित किया। जैसे इन्होंने बताया कि तत्वों के भौतिक गुण उनके परमाणु भारों के आवर्ती फलन है। इनका आवर्त नियम कहता है कि तत्वों के भौतिक तथा रासायनिक, मतलब दोनों गुणों की बात की, रासायनिक गुण उनके परमाणु भारों के आवर्ती फलन होते हैं। ये आवर्ती फलन का क्या मतलब है? यहां पे स्पष्ट किया इन्होंने कि आवर्ती फलन का किसका आवर्ती फलन है? परमाणु भारों के आवर्ती फलन है। तो इसका मतलब अगर तत्वों को परमाणु भार के बढ़ते क्रम में रखा जाए, मतलब मैं लिख दे रहा हूं, अर्थात यदि तत्वों को उनके परमाणु भारों के बढ़ते क्रम में लिखा जाए, तो अगर परमाणु भार के बढ़ते हुए क्रम में अरेंज किया जाए, मतलब पहले कम परमाणु भार, उससे ज्यादा परमाणु भार, उससे ज्यादा परमाणु भार, उससे ज्यादा परमाणु भार, उससे ज्यादा परमाणु भार, इस तरह से बढ़ते हुए परमाणु भार के क्रम में व्यवस्थित किया जाए, तो आप देखेंगे कि एक निश्चित अंतराल के बाद तत्वों के गुणधर्मों की पुनरावृत्ति होती है। तो एक निश्चित अंतराल के बाद तत्वों के गुणधर्मों, मतलब भौतिक और रासायनिक गुण की पुनरावृत्ति होती है। मतलब आप समझिए कि अगर जैसे आपने यही वाला, हम अष्टक नियम से ही समझा दें, अष्टक नियम से ही समझा दें। जैसे ये देखें, ये यहां बना के दिखा देते हैं। चलिए, जैसे पहला तत्व तो लिथियम से शुरू करें। लिथियम है, बेरिलियम है, बोरॉन है, कार्बन है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, फ्लोरीन है। अभी तक अक्रिय गैसों की खोज नहीं हुई थी, इसलिए हम अक्रिय गैस को नहीं रख रहे हैं। फ्लोरीन के बाद आता है नियोन, लेकिन नियोन की खोज नहीं हुई थी। तो अगला तत्व जो आएगा वो सोडियम। तो अब देखिए, एक इस निश्चित अंतराल के बाद सोडियम आया और सोडियम और लिथियम की गुणों में समानता पाई गई, है ना। बेरिलियम और मैग्नीशियम के गुणों में समानता पाई गई। ठीक है, मतलब परमाणु भार के बढ़ते क्रम में अगर व्यवस्थित किया जाए, तत्वों को उनके परमाणु भार के बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित किया जाए, तो एक निश्चित अंतराल के बाद तत्वों के गुणधर्मों में समानता पाई जाती। तत्व अपने गुणधर्म को रिपीट करते हैं, पुनरावृत्ति करते हैं, है ना। अब इसके लिए इन्होंने क्या किया कि जो ताश के पत्ते होते हैं, ताश के पत्ते लिए, सादे ताश के पत्ते, और सादे ताश के पत्तों में इन्होंने क्या किया कि उसमें तत्व के सारे गुणधर्म लिख दिए। एक तत्व के सारे गुणधर्म एक पत्ते में लिखा, है ना। अब दूसरा पत्ता लिया, उसमें दूसरे तत्व के सारे गुणधर्म लिखे, तीसरे में तीसरा, इस तरह से बनाते चले गए और उनको परमाणु भार के बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित करते गए। तो जब व्यवस्थित करते गए
तो एक इन्होंने पूरी की पूरी चार्ट बना लिया, इस तरह से पूरा का पूरा जो सारणी बना ली, और इसी सारणी को हम लोग कहते हैं मेंडलीफ की आवर्त सारणी। अब इस आवर्त सारणी को कैसे बनाया है ना, मेंडलीफ की आवर्त सारणी। इस सारणी में तत्वों को बढ़ते हुए परमाणु भार के क्रम में रखा। इस बात को बिल्कुल याद रखिएगा कि तत्वों को उनके बढ़ते हुए परमाणु भार के क्रम में रखा गया है। तो आवर्त सारणी में देखें, इनकी आवर्त सारणी में 7 क्षैतिज कॉलम थे, क्षैतिज कॉलम थे। इन 7 क्षैतिज कॉलमों को नाम दिया गया आवर्त। क्या नाम दिया गया? आवर्त। 1 2 3 4 5 6 7 क्षैतिज कॉलम थे जिनको आवर्त कहा गया। ठीक। और इनके आवर्त सारणी में पहले तो 8 लेकिन बाद में जाकर के 9 खड़े कॉलम मिले। खड़े कॉलम, वर्टिकल खड़े कॉलम थे जिन्हें कहा जाता था वर्ग। तो 7 क्षैतिज कॉलम है ना, हॉरिजॉन्टल कॉलम जिन्हें आवर्त कहते हैं, और 9 खड़े कॉलम यानी वर्टिकल कॉलम जिन्हें हम कहते हैं वर्ग। ठीक। अब इनमें क्या किया गया देखें, आवर्त की बात करें, आवर्त क्षैतिज कॉलमों की, तो 7 क्षैतिज कॉलम थे, 7 आवर्त थे। पहले आवर्त में सिर्फ 2 तत्वों को रखा गया। वो 2 तत्व थे हाइड्रोजन और हीलियम। इसलिए इसे इनको जो है अति लघु आवर्त कहते हैं। अति लघु आवर्त नाम दिया गया क्योंकि 2 ही तत्व थे। सबसे छोटा आवर्त था। दूसरे और तीसरे आवर्त में 8 तत्व रखे गए जिसे कहा गया लघु आवर्त। अब ये क्यों रखे, ये मेंडलीफ ने नहीं बताया। ये अब जब अभी आधुनिक आवर्त सारणी पढ़ेंगे तो उसमें क्लियर हो जाएगा क्यों इस तरह के रखे गए तत्व। चौथे और 5वें आवर्त में 18 तत्व रखे गए। इसे कहते हैं दीर्घ आवर्त। दीर्घ आवर्त। छठे आवर्त में कुल 32 तत्व थे जिसे कहते हैं अति दीर्घ आवर्त। अति दीर्घ आवर्त क्योंकि सबसे ज्यादा तत्व इसी में है। और जो 7वां आवर्त था, 7वां आवर्त अपूर्ण था। उस समय केवल 24 तत्व थे, तो अपूर्ण होने की वजह से अभी खाली थे इसमें कई कॉलम, है ना, तो इसलिए जो है इसे अपूर्ण आवर्त कहते हैं। भाई इतने तत्वों की खोज नहीं हुई थी कि वहां पे रखे जा सके। ये तो आवर्त की बात हुई। पहले आवर्त में 2 तत्व अति लघु आवर्त, दूसरे और तीसरे में 8 तत्व लघु आवर्त, चौथे और 5वें में 18 तत्व दीर्घ आवर्त, छठे में 32 तत्व अति दीर्घ आवर्त, और 7वें में 24 तत्व थे और कई सारे कॉलम, कई सारे बॉक्सेस खाली थे, है ना, तो उसे कहते हैं अपूर्ण आवर्त। ये तो हुई आवर्त की बात। उसके बाद जो वर्ग थे यानी कि खड़े कॉलम, वर्ग की बात कर लें। देखें, पहली बात तो ये कि पहले से 7वें वर्ग को 2 उपवर्गों में विभक्त किया गया है।
दो उपवर्गों में विभक्त किया गया। मतलब कि जैसे ये वर्ग पहला है, ये वर्ग दूसरा है, ये वर्ग तीसरा है, ये वर्ग चौथा है, ये पांचवा है, ये छठवां है, ये सतवां है, 7 तक को। तो इनको जो है, इन्होंने क्या किया, सबको, इन 7 वर्गों को, इधर वाले को ए नाम दे दिया, इधर वाले को बी। ये ए, ये बी, ये ए, ये बी, ये ए, ये बी। इसी तरह से सबको 2-2 उपवर्गों में विभक्त कर दिया। 8वें वर्ग को नहीं। अब ये ए में अलग तत्व होंगे, बी में अलग तत्व होंगे। मतलब इसमें जो तत्व होंगे फर्स्ट ए ग्रुप के कहलाएंगे, इसमें जो तत्व होंगे फर्स्ट बी ग्रुप के कहलाएंगे। ऐसे सेकंड ए ग्रुप के तत्व, सेकंड बी ग्रुप के तत्व। इस तरह से वर्गों को विभक्त कर दिया, है ना। 8वें वर्ग में कुल 9 तत्व 3-3 के समूह में रखे गए। मतलब जो 8वां वर्ग था, है ना, उसमें 9 तत्व, जैसे मान लो ए रखा, बी रखा, सी रखा, फिर डी, ई, एफ, जी, एच, आई। इस तरह से 8वें वर्ग में केवल 9 तत्व को रखे गए, 9 तत्वों को रखा गया। तीसरा, इस आवर्त सारणी में बाद में अक्रिय तत्वों को स्थान देने के लिए नौवां वर्ग जोड़ा गया। 9वां वर्ग जोड़ा गया। मतलब पहले 8 ही वर्ग थे, बाद में जब अक्रिय तत्वों की खोज हुई तो एक और वर्ग इसमें जोड़ दिया गया, जिसमें 9 वर्ग हो गए। ठीक। अच्छा, कुछ बातें इसमें, जैसे आवर्त में बात करें, आवर्त मतलब क्षैतिज कॉलम। क्षैतिज कॉलमों में 7 कॉलम थे जिन्हें वो आवर्त कहते हैं। तो छठे कॉलम में, किसमें, छठे कॉलम में, यानी 7वें आवर्त में, छठे आवर्त से, छठे आवर्त से एक तत्व है लैंथनम, परमाणु क्रमांक है 57। तो लैंथनम के बाद के 14 तत्वों को आवर्त सारणी से हटाकर अलग से एक श्रेणी में रखा गया, जिसे लैंथेनाइड श्रेणी कहते हैं। मतलब कि छठवें आवर्त में एक तत्व है लैंथनम, है ना। जब आप थोड़ा सा ही आगे बढ़ेंगे छठे आवर्त में, तो लैंथनम के बाद के 14 तत्व, मतलब कहां से कहां तक, परमाणु क्रमांक 58 से 71 तक, इन तत्वों को छठे आवर्त से हटा लिया गया, है ना। मतलब कि लैंथनम के बाद जो अगला तत्व आएगा छठे आवर्त में, उसका परमाणु क्रमांक 72 होगा। इन 14 तत्वों को हटा करके नीचे एक श्रेणी बनाकर रख दिया गया, जिसे कहते हैं हम लोग लैंथेनाइड श्रेणी। और इसी प्रकार 7वें आवर्त से एक्टिनियम 89 परमाणु क्रमांक होता है। एक्टिनियम के बाद
के 14 तत्वों को आवर्त सारणी से हटाकर लैंथेनाइड श्रेणी के नीचे एक अलग श्रेणी बनाकर रखा गया, जिसे एक्टिनाइड श्रेणी कहते हैं। लेकिन क्यों हटाया गया इन दो श्रेणियों को, इसके बारे में मेंडलीफ ने कोई भी बात नहीं बताई, बस हटा करके इनको अलग से श्रेणी बना के रख दिया गया। तो ये थी मेंडलीफ की पीरियोडिक टेबल। जाहिर सी बात है, पहली बार प्रयास किया गया तत्वों को एक सिस्टमैटिक तरीके से वर्गीकृत करने का, तो उसमें मेंडलीफ जो है काफी हद तक सफल हुए। लेकिन फिर बाद में बहुत सारी कमियां भी इनके आवर्त सारणी में देखने को मिली। अब क्या कमियां मिली और क्या उपयोगिता है मेंडलीफ के आवर्त सारणी की, तो उपयोगिता देखिए, पहले उपयोगिता समझ लें। उपयोगिता, मेंडलीफ की आवर्त सारणी की उपयोगिता मैं बोल दे रहा हूं, इसे आप नोट कर लीजिएगा, है ना। मैं इसको एक एक करके लिखूंगा नहीं। उपयोगिता यह है कि तत्वों का वर्गीकरण हो गया, तत्वों को एक सिस्टमैटिक तरीके से वर्गीकृत कर दिया गया। अब हमें तत्वों के अध्ययन पर, तत्वों की गुणों के अध्ययन में उतनी परेशानी नहीं होती थी, है ना। तो एक सिस्टमैटिक वे में क्लासिफिकेशन हो गया, तत्वों का वर्गीकरण, तत्वों के गुण धर्मों का अध्ययन आसान हो गया। दूसरी इन्होंने एक काम और किया अपनी आवर्त सारणी से कि कई सारे तत्वों के परमाणु भार पहले गलत थे। पहले जो माने जाते थे उनके परमाणु भार, वो परमाणु भार कई सारे तत्वों के गलत माने जाते थे, मतलब जो माने गए थे वो गलत थे। तो इन्होंने अपनी आवर्त सारणी से उस तत्व की संयोजकता और उसके तुल्यांकी भार, भाई परमाणु भार अगर की बात करें, तत्व का परमाणु भार, तो ये होता है उसकी संयोजकता गुणे उसका तुल्यांकी भार। तो इस फॉर्मूले का प्रयोग करके तत्वों की सही संयोजकता निकाली अपनी आवर्त सारणी से, और आवर्त सारणी से संयोजकता सही निकाल करके उसके तुल्यांकी भार में गुणा करके उनके परमाणु भार को सही किया जो पहले गलत था। तो कई तत्वों के परमाणु भारों में संशोधन करके सही किया। ये था। तीसरी उपयोगिता ये है कि इनकी आवर्त सारणी में कई जगह रिक्त थे, मतलब वहां तत्व खोजे ही नहीं गए थे, उतने तत्व ज्ञात नहीं थे, तो उन्होंने उस जगह पे क्या किया, खाली जगह छोड़ दिया। तो खाली जगह छोड़ दिया तो ये आवर्त सारणी को जो देखेगा, आने वाले जो वैज्ञानिक आवर्त सारणी को देखेंगे, वो इस बात के लिए प्रयास करेंगे कि वहां पर जो जगह खाली है वहां पर भी कोई तत्व खोज के रखा जाए। तो इनकी जो आवर्त सारणी है वो तत्वों की खोज के लिए प्रेरित करती है ना। यह आवर्त सारणी तत्वों की खोज के लिए प्रेरित
करती है। तो ये उपयोगिता थी, ये इम्पोर्टेंस था इस इनकी आवर्त सारणी की। लेकिन जितनी उपयोगिता आप देख रहे हैं उससे ज्यादा इनकी आवर्त सारणी में दोष थे। तो दोष क्या थे उस पर चर्चा करते हैं। दोष, मेंडलीव की आवर्त सारणी के दोष। सबसे पहला दोष तो यही है कि इनकी आवर्त सारणी में हाइड्रोजन को दो जगह पर रखा गया है। किसको दो जगह पर रखा गया है? हाइड्रोजन को दो जगह पर रखा गया है। एक तो फर्स्ट ए वर्ग के क्षारीय धातुओं के साथ और दूसरा सेवेंथ ए वर्ग के हैलोजनों के साथ, जबकि अन्य तत्वों को केवल एक ही जगह दी गई है आवर्त सारणी में। हाइड्रोजन को दो जगह क्यों दी गई है? ये दोषपूर्ण है ना। इस आवर्त सारणी में हाइड्रोजन को दो स्थानों पर रखा गया है। फर्स्ट ए वर्ग के क्षारीय धातुओं के साथ और सेवेंथ ए वर्ग के क्षारीय नहीं, हैलोजनों के साथ, हैलोजनों के साथ, जो कि दोषपूर्ण है, जो कि दोषपूर्ण है। हाइड्रोजन को दो जगह क्यों रख दिया आपने, जबकि सभी तत्वों को एक एक जगह पर रखा आवर्त सारणी में? हाइड्रोजन को दो जगह पर रखना दोषपूर्ण है। दूसरा, समस्थानिकों का स्थान, समस्थानिकों का स्थान। समस्थानिक क्या होते हैं ये समझ लेते हैं। समस्थानिक एक ही तत्व के ऐसे परमाणु होते हैं जिनके परमाणु क्रमांक समान होते हैं किंतु परमाणु भार भिन्न भिन्न होते हैं। मेरी बात गौर से समझिएगा। एक ही तत्व के ऐसे परमाणु, मतलब सभी परमाणु एक ही तत्व के होंगे जिनके परमाणु क्रमांक समान किंतु परमाणु भार भिन्न भिन्न होते हैं, उन्हें समस्थानिक कहते हैं। जैसे हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक हैं, हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक हैं। एक का नाम है 1H1, दूसरा है 1H2, तीसरा 1H3। इसका नाम है प्रोटियम, ड्यूटीरियम और ट्राइटियम। तो देखिए, अगर हाइड्रोजन की बात करें तो हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक हैं, तीनों के परमाणु भार अलग अलग हैं। और मेंडलीव की आवर्त सारणी में तत्वों को उनके परमाणु भार के क्रम में रखा गया है। तो जब परमाणु भार तीनों के अलग अलग हैं तो तीनों को आवर्त सारणी में स्थान मिलना चाहिए, लेकिन हाइड्रोजन के इस समस्थानिक को स्थान आवर्त सारणी में दिया गया है, इन दोनों समस्थानिकों को स्थान नहीं दिया गया है ना। मतलब कि समस्थानिकों को, किसी तत्व के सभी समस्थानिकों को आवर्त सारणी में स्थान नहीं दिया गया, जबकि आवर्त सारणी में तत्वों को उनके परमाणु भार के बढ़ते हुए क्रम में रखा गया है।
तो समस्थानिकों को स्थान मिलना चाहिए, लेकिन समस्थानिकों को स्थान इस आवर्त सारणी में नहीं दिया गया है। एक जो पहला समस्थानिक है, जैसे क्लोरीन है, तो क्लोरीन देखें, क्लोरीन 1735 है और 17 क्लोरीन 37 है। इसको स्थान मिला है आवर्त सारणी में, इसको स्थान नहीं मिला है ना? तो ऐसा क्यों, जबकि परमाणु भार तो उसका अलग है। अगर परमाणु भार अलग है तो परमाणु भार के आधार पर उसको आवर्त सारणी में स्थान मिलना चाहिए, लेकिन नहीं दिया गया। तीसरा जो सबसे महत्वपूर्ण दोष है, इन्होंने तत्वों को उनके परमाणु भार के बढ़ते हुए क्रम में रखा है। मतलब पहले वो तत्व आएगा जिसका परमाणु भार कम है, उसके बाद वो तत्व आएगा जिसका परमाणु भार ज्यादा है। लेकिन 3 स्थानों पर, कितने स्थानों पर? 3 स्थानों पर इन्होंने अपने ही नियम में गड़बड़ी कर दी। उस तत्व को पहले रख दिया जिसका परमाणु भार ज्यादा है, और उस तत्व को बाद में रखा जिसका परमाणु भार कम है ना? जैसे आवर्त सारणी में 3 स्थानों पर अधिक परमाणु भार वाले तत्व को कम परमाणु भार वाले तत्व से पहले रखा गया है। पहले रखा गया है। जैसे पोटेशियम और आर्गन की बात करें तो परमाणु भार देखें, आर्गन को पहले रखा, पोटेशियम को बाद में, लेकिन इसका परमाणु भार ज्यादा है, इसका परमाणु भार ज्यादा है ना? और पोटेशियम का परमाणु भार कम है, 39.9 और 39.01। 39.9 इसका परमाणु भार है और ये 39.1 ले लें, लेकिन इसको पहले रखा गया है, तो ये गलत है ना? पहले इसको आना चाहिए, बाद में उसको आना चाहिए, है ना? कोबाल्ट और निकिल के साथ भी ऐसा ही हुआ है। कोबाल्ट को पहले रखा गया है, निकिल को बाद में रखा गया है। कोबाल्ट को पहले रखा गया है, निकिल को बाद में रखा गया है, जबकि 58.9 था और 58.7 था। तो इस तरह से एक और तत्व टेल्यूरियम और आयोडीन, टेल्यूरियम और आयोडीन, टेल्यूरियम को पहले रखा गया है आयोडीन से, जबकि ये 127.6 इसका परमाणु भार है और ये 126.9 इसका परमाणु भार है। तो इन तत्वों को जो व्यवस्था, जिस व्यवस्था में ये अरेंज कर रहे थे तत्वों को, उस व्यवस्था में ही गड़बड़ी कर दी। अच्छा, अगली बात देखिए, इस आवर्त सारणी में समान गुणधर्म वाले तत्वों को अलग अलग रखा गया है, जबकि विपरीत अलग अलग गुणधर्म वाले तत्वों को एक साथ एक ही वर्ग में रखा गया है। इस आवर्त सारणी में समान गुणधर्म वाले तत्वों को अलग अलग वर्गों में तथा असमान गुणधर्म वाले तत्वों को एक साथ एक ही वर्ग में रखा गया है। जैसे मैं उदाहरण बता दूं आपको, जो फर्स्ट ए ग्रुप है, फर्स्ट ए ग्रुप में क्षारीय धातुओं को रखा गया है। फर्स्ट ए में क्षारीय धातु लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रूबियम, सीजियम, फ्रांसीसियम।
और फर्स्ट बी में देखिए, फर्स्ट ए के बगल में ही तो फर्स्ट बी है ना। कॉपर, सिल्वर और गोल्ड, कॉपर, सिल्वर और गोल्ड। जबकि सेकंड ए में बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, रेडियम। और सेकंड बी में जिंक, कैडमियम, मरकरी। तो देखिए इसके और इसके गुणों में काफी समानता है और इसके और इसके गुणों में काफी समानता है। ये नहीं दिख रहा होगा, अब दिख रहा है ना। फर्स्ट ए ग्रुप में क्षारीय धातुएं हैं, सेकंड ए ग्रुप में क्षारीय मृदा धातुएं हैं। तो इनके गुणों में काफी हद तक समानता है। ये जो तत्व हैं इनके गुणधर्म इन तत्वों के गुणधर्म से काफी हद तक मिलते जुलते हैं। ऐसे ही इन तत्वों के गुणधर्म इनसे काफी हद तक मिलते जुलते हैं। लेकिन एक साथ भाई ये ग्रुप, यहां से ग्रुप आपका डिवाइड हो गया, ये पहला ग्रुप, ये दूसरा ग्रुप। तो अलग अलग गुणधर्म वाले तत्वों को एक साथ रखा गया है, जबकि समान गुणधर्म वाले तत्वों को अलग अलग वर्गों में रखा गया है, जो कि दोषपूर्ण है। भाई पीरियोडिक टेबल हमने क्यों बनाई थी? इसलिए बनाई थी क्योंकि समान गुणधर्म वाले तत्वों को हम एक साथ एक जगह रख सकें और अलग अलग गुणधर्म वाले तत्वों को अलग अलग रख सकें। लेकिन यही प्रयास जो है, ये इस प्रयास में इन्होंने गड़बड़ी कर दी और ये इनकी मेंडलीफ की आवर्त सारणी के मुख्य दोष है। पांचवा दोष जो है, इनकी आवर्त सारणी में धातु, अधातु, उपधातु सब मिक्स है ना। धातुओं और अधातुओं को पृथक करने का प्रयास नहीं किया गया। इन तत्वों को पृथक करने का मतलब धातु अलग दिखाई दे, अधातु अलग दिखाई दे, ऐसा कोई प्रयास नहीं किया गया। और सबसे एक लास्ट दोष है कि लैंथेनाइड और एक्टिनाइड श्रेणी के तत्वों को क्यों आवर्त सारणी से अलग रखा गया, ये स्पष्ट नहीं कर पाया। यह आवर्त सारणी इस बात को स्पष्ट नहीं कर सका कि क्यों लैंथेनाइड और एक्टिनाइड तत्वों को आवर्त सारणी से अलग रखा गया है। तो ये इनके आवर्त नियम के दोष हैं, इनकी आवर्त सारणी के दोष हैं। बहुत सारे दोष हैं, है ना। तो आज की क्लास में इतना ही करते हैं। हमने मेंडलीफ की आवर्त नियम, आवर्त सारणी, उसकी उपयोगिता, उसके दोष के बारे में पढ़ा। अगली क्लास में हम लोग इसी को आगे बढ़ाएंगे और ये समझेंगे कि मेंडलीफ ने अपनी आवर्त सारणी के दोषों को किस तरह से दूर किया या कुछ और हुआ। क्योंकि अभी तक मेंडलीफ ने जब तक अपनी आवर्त सारणी दी थी तब तक यही माना जाता था कि तत्वों का जो मूल गुणधर्म है, तत्वों का जो मूलभूत गुण है, प्रॉपर्टी है, वो उसका परमाणु भार है। लेकिन इस आवर्त नियम के बाद, मेंडलीफ के आवर्त नियम के बाद, मोजले ने एक नई चीज की खोज कर दी और जिससे पूरे के पूरे रसायन विज्ञान के जगत में भूचाल आ गया। और वो खोज कर दी उन्होंने परमाणु क्रमांक की, और ये भी सिद्ध कर दिया कि जो तत्व का परमाणु क्रमांक है वो उसका मूल गुण है, न कि तत्व का परमाणु भार। सारी बातें ही पलट के रख दी।
मतलब अभी तक जितनी बातें हम केमिस्ट्री में पढ़ी गई थी, जानी गई थी, खोजी गई थी, वो सब इसी बात को मान के खोजी गई थी कि तत्व का जो मूल गुणधर्म है वो उसका तत्व का परमाणु भार है। लेकिन जब परमाणु भार को ही बदल दिया गया कि परमाणु क्रमांक उसका मूल गुणधर्म है, तो सारी बातें उलट गई। तो मेंडलीफ ने भी अपनी आवर्त सारणी में परिवर्तन करना पड़ा। तो मोजले ने परमाणु क्रमांक खोजा और परमाणु क्रमांक खोज करके एक नया आवर्त नियम दिया जिसे आधुनिक आवर्त नियम कहते हैं। तो इन सब बारे में चर्चा करेंगे, है ना, अगली क्लास में। तब तक के लिए आप लोग इस वीडियो को अच्छे से देखें, और अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में जाकर के कमेंट करके बताएं कि मुझे ये प्रॉब्लम है, मैं उस समस्या को दूर कर दूंगा, है ना। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।